वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएसएससी मैथ का सेट 1 देखेंगे। ये बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल बिहार एसएससी के लिए ही नहीं, जो लोग एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो सेशन है बेनिफिशियल रहेगा। और क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो लोग टेलीग्राम पे होंगे, टेलीग्राम पे भी ये जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। और जो टेलीग्राम या क्वेश्चन का जो लिंक होगा दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली मैथ एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो उसमें 100% नंबर लाने की संभावना होती है बाकी के अपेक्षा। इसीलिए हम लोग जितना मैथ का प्रैक्टिस करें उतना बेहतर रहेगा। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत 90 रुपये है, यानी सीपी कितना दिया गया, 90 दिया गया है। सीपी 90, अगर 5% हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब 95% में बेच रहा है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो हटा देते हैं और फिर ये 10 को रहने देते हैं ताकि दशमलव देने में हमें सुविधा होगा। यानी 9 पंचे 45 4 और 9 9 81 और 4 85 और दशमलव यानी 10 है, यानी एक जीरो है, तो यानी एक अंक के बाद दशमलव यानी 85.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 5,000 कीमत वाले एक ख़राब टेलीविज़न 50% हानि पर बेचा जाता है। यानी 5,000 का टेलीविज़न है, जिसे अगर 30% हानि पर बेचता जाता तो हम लोग 70% निकालते हैं, यानी 100 में से 30 घटा के। उसी तरह से अगर 50% हानि पर बेचा जाता है तो यानी 100 में से 50 घटाएंगे तो 50% ही निकालना पड़ेगा। फिर 50% और घटा देते हैं, यानी फिर 50% घटा देंगे तो 50% और निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5,000/4, यानी 12 चौक 48 और 5 चौक 20, यानी 1250। इसका कैरामूल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक पंसारी 18 रुपये प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक बाज़ार से खरीदता है। यानी 18 रुपये प्रति दर्जन का मतलब क्या हुआ कि एक दर्जन का जो कैरामूल है, एक दर्जन का जो कैरामूल वो कितना दिया गया है, 18 रुपये दिया गया है। तो 10 दर्जन खरीदता है, अगर 10 दर्जन अंडा खरीदता है तो 10 दर्जन का जो कैरामूल आएगा वो कितना रुपया हो जाएगा, 180 रुपया हो जाएगा। 180 रुपये उसका कैरामूल आ गया। उनमें से 10 अंडे टूटे पाए जाते हैं और उन्हें फेंकना पड़ता है। यानी 10 अंडा, एक दर्जन में 12 अंडा होगा, तो 10 दर्जन में कितना अंडा होगा, 120 अंडा। 120 अंडा में से अगर 10 अंडा खराब है तो इसका मतलब शेष जो बचेगा वो कितना अंडा बचेगा, 110 अंडा बचेगा। अब क्या चीज़ बोला है, यदि परिवहन पर 24 रुपया खर्च करता है, यानी जो भी एक्स्ट्रा खर्च होगा चाहे परिवहन पे या माल भाड़ा पे किसी भी चीज़ पर अगर खर्च होगा वो कैरामूल में जुट जाएगा। तो इसका मतलब जो टोटल सीपी होगा, टोटल कैरामूल, वो कितना हो जाएगा, 180 रुपया तो अंडा का कीमत लगा होगा और 24 रुपये परिवहन पे खर्च, यानी टोटल मिला के 204 रुपये उसका कैरामूल आ जाएगा। 204 रुपया उसका टोटल कैरामूल। अब क्या बोला जाए, यदि उससे प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 10% का लाभ हो। यानी अगर हम 204 में खरीदे और 10% का लाभ चाहते हैं तो इसका मतलब हम 110% में बेचेंगे, यानी इतना रुपया में हम सभी अंडा को बेचेंगे, यानी 110 अंडा को बेचेंगे। तो एक अंडा का कैरामूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 110 से डिवाइड कर देंगे। यानी ये टोटल अंडा कैरामूल जब इतना रुपया था 204 × 110/100, तो एक अंडा कैरामूल निकालने के लिए यानी 110 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 110 से 110 कट जाएगा, यानी 204/100, यानी 2 अंक 2 जीरो है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 2.04, यानी जो प्रति अंडा का जो कैरामूल आएगा, यानी सॉरी विक्रैमूल आएगा वो 2.04, यानी ये जो ऑप्शन है इसको 2.04 कर लेंगे, यानी 2.04 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं। एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 30% घटा दिया। यानी अगर हम किसी एक चीज़ में A% का वृद्धि करते हैं, दूसरा चीज़ में B% का वृद्धि करते हैं, इसमें दोनों में वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि, तो ओवरऑल यानी जो इफेक्टिव वृद्धि होगा, प्रभावी वृद्धि, वो क्या हो जाता है, A + B + A × B/100। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ में A% का वृद्धि करते हैं, दूसरा चीज़ में B% का कमी करते हैं, कमी का मतलब माइनस, तब जो इफेक्टिव आएगा इस दोनों वृद्धि का वो क्या आ जाएगा, A - B, और यहाँ पे जो साइन आएगा, यहाँ इस दोनों के साइन का मल्टीपल, तो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो दोनों का मल्टीपल माइनस गुने प्लस यानी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो -AB/60
100। ठीक है, तो पहला हम 40% वृद्धि कर रहे हैं, दूसरा हम 30% कमी कर रहे हैं, तो इसका जो इफेक्टिव वृद्धि होगा 40 प्लस कमी का मतलब माइनस, 40% वृद्धि का मतलब +40, 30% कमी का मतलब -30, और यहाँ पे साइन इस दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस, 40 गुने 30/100, यानी ये 00 कट जाएगा। ये 40 में से 30 गया तो आ जाएगा 10, और 4 तिया 12, यानी 10 - 12 यानी -2% आया। तो अगर माइनस में आंसर आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2% का कमी इसका हो जाएगा। अगर यही पॉजिटिव आंसर आता है +2% आता है तो इसका मतलब होता है 2% की वृद्धि, लेकिन आंसर नेगेटिव आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2% का कमी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपने मूल माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो, और 170 रुपये लागत कीमत वाली वस्तु को अंकित मूल्य क्या होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस सब टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, हमेशा विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे, और विक्रय मूल्य दो तरीके से आएगा। विक्रय मूल्य क्या आएगा, दो तरीके से आएगा। अगर हम लोग अंकित मूल्य को x मानते हैं और 15% छूट पे बेच रहे हैं, इसका मतलब 85% में बेच रहे हैं, ये विक्रय मूल्य आ गया। अगर हम लोग अंकित मूल्य को x मानते हैं और 15% छूट पे बेच रहे हैं, इसका मतलब 85% में बेच रहे हैं, ये विक्रय मूल्य आ गया। हम लोग कितना में खरीदे थे, 170 में खरीदे थे, और 20% लाभ पे बेचे, इसका मतलब 120% पे बेच रहे हैं, यानी ये भी विक्रय मूल्य आएगा, ये भी विक्रय मूल्य आ गया। और दोनों विक्रय मूल्य बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो यहाँ 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 17 से 10 बार में, 17 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, यानी जो अंकित मूल्य आएगा x बराबर वो 120 गुने 2 यानी 240। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें न्यूनतम अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करना, 10:18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 5/9 लिख सकते हैं। 7:21 को क्या लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 7 × 21 कट जाएगा, यानी 1/3 लिख सकते हैं। 12:16 क्या लिख सकते हैं, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, यानी 3/4 लिख सकते हैं। और 8:20 को क्या लिख सकते हैं, 4 से अगर हम काटें तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे तो 2 बार में, और 4 से काटेंगे तो 5 बार में, 2:5 लिखेंगे, 2/5 लिख सकते हैं। तो इनमें से न्यूनतम अनुपात कौन है, तो हम लोग को पता है अगर न्यूनतम संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। इस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, और ये 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो 15 और 9 में कौन छोटा है, 9। इसका मतलब इस दोनों में अगर हम तुलना करें तो ये न्यूनतम आ गया। जब ये न्यूनतम आ गया तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इससे न्यूनतम ये आ गया तो ये ऑप्शन ख़त्म। अब हमें क्या करना है, इस दोनों में तुलना करना है, यानी आगे वाला जो 2 है इसमें तुलना करना है। इस दोनों में अगर हम तुलना करेंगे तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और ये 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, यानी इस दोनों में ये जो दोनों ब्लू वाला है 1/3 और 3/4 में कौन छोटा है, 1/3 छोटा है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें छोटा वाला न्यूनतम अनुपात लेना है। तो जो न्यूनतम अनुपात लेना है तो इस दोनों में से ये न्यूनतम है तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो न्यूनतम ये हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2/5 और 1/3 में तुलना करेंगे, तो 3 दूना 6 और 5 एकन 5, तो 6 और 5 में कौन छोटा है, 5। इसका मतलब सबसे छोटा जो आएगा वो 1/3, यानी 1/3 बोले तो 7:21। 7:21 को ही तो हम लोग 1/3 बोले थे ना, तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो छोटा या बड़ा, जैसे 2/5 और 4/7 में छोटा या बड़ा निकालना, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 को 2 से गुना करेंगे 14, और 4 के 5 से गुना करेंगे 20, तो 14 और 20 में कौन छोटा है, 14 छोटा है। तो इसका मतलब 2/5 4/7 से छोटा होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। x-2 और x-3 के बीच का जो मध्यानुपात है वो x है, तो x का मान ज्ञात करें। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में मध्यानुपात का फार्मूला क्या पढ़े थे, √AB, और जिसमें a के बदले में x-2 है, यानी √x-2 गुने b के बदले में कितना है, x-3, यानी इसका मध्यानुपात आ जाएगा। और इसका जो मध्यानुपात दिया गया वो क्या दिया गया है, x दिया गया है। अगर हम ये रूट को हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इस x को दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यानी x² - 3x, फिर ये -2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और माइनस माइनस प्लस 6 बराबर x²।
तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 3x और 2x -5x आएगा। अब -5x अगर इस साइड आएगा तो ये +5x हो जाएगा, बराबर ये 6 इधर का इधर ही रह जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 6/5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे मध्यानुपात जो होता है वो क्या होता है, √AB होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। इसमें क्या है, एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है 3:2 है, यानी बॉय और गर्ल का जो अनुपात है वो 3:2 है। अब क्या बोला, 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करना है। ये जो 20% और 25% है वो छात्रवृत्ति नहीं का है, और जबकि हमें छात्रवृत्ति कितना को मिला है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, छात्रवृत्ति जितना को मिला होगा वही निकालेंगे, उसी का संख्या निकालेंगे। तो 20% लड़का को नहीं मिलता है, तो इसका मतलब 80% लड़का को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं ना, बॉय और गर्ल को 30 और 20 बना देते हैं, क्योंकि अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। 30 इसलिए बनाएं ताकि हमें उसका 20% या 80% निकालने में हमें सुविधा हो। यानी अगर हम लड़का की संख्या 30 मानेंगे तो लड़की 20 हो जाएगा, तभी तो 3:2 ही रहेगा। अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो छात्रवृत्ति मिलने वाले का संख्या कितना हो जाएगा, छात्रवृत्ति वाला का 30 में से 80% को मिला होगा, 20% को नहीं मिला तो 80% को मिला, यानी 24 लड़का को मिला। 25% लड़की को नहीं मिला तो इसका मतलब 20 के 75% लड़की को मिला होगा, यानी 20 से 5 बार में, 5 से 15 बार में। इसका मतलब 24 लड़का को छात्रवृत्ति मिला और 15 लड़की को छात्रवृत्ति मिला। तो टोटल छात्रवृत्ति वाला कितना आ गया, टोटल छात्रवृत्ति क्या पूछा है, छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आ जाएगा। तो टोटल छात्रवृत्ति कितना मिला, 24 यहाँ 15 यहाँ, यानी 39 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिला कितना में, 30 और 20 50 में, यानी टोटल 50 स्टूडेंट में से 39 को मिला। तो प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना है, 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 50 से 2 बार में। तो 39 गुना कितना हो जाएगा, 78%। इसका मतलब 78% को छात्रवृत्ति मिला है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 10, 12, 16, 20 और P और 26 का जो औसत है वो 17 है, तो P का मान ज्ञात करें। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम 10, 12, 16, 20 और P और 26 का जो औसत अगर 17 है तो यानी इसका जो योग होगा 10 + 12 प्लस कितना हो जाएगा, 16 + 20 + P + 26, इसका जो योग होगा कितना होगा, 17 गुने, यानी औसत 17 है तो यानी 2, 2, 4, 2, 6 संख्या से अगर हम गुना कर देंगे तो इसका औसत टोटल योग आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग P का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो इसका डायरेक्ट, यानी ये तो इसका बेसिक चीज़ हुआ। अगर हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए डायरेक्ट बना औसत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर संख्या को 17 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 17 से ये कितना कम है, -7 कम है, 7 कम है। यहाँ कितना कम है, -5 कम है। और यहाँ कितना है, -1 कम है। और यहाँ +3 ज़्यादा है। और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यानी 17 और 9, यानी +9 ज़्यादा है। ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा है, यानी 9, 3, 12 ज़्यादा हो रहे हैं और 7, 5, 12, 1, 13 कम हो रहा है, यानी ओवरऑल रिजल्ट -1 का कमी हो रहा है। लेकिन औसत का क्या मतलब होता है, अगर औसत 17 दिया गया है तो ओवरऑल रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, यानी 17 से ज़रा सा भी डेविएट नहीं करना चाहिए। लेकिन -1 का कमी आ रहा है, इसी -1 की कमी को पूरा करने के लिए जो अगला संख्या होगा वो 17 से 1 ज़्यादा, यानी 18 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगर इस तरीके से बनाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो बेसिक सवाल जो है, बेसिक से भी हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। क्या बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर दूरी तय करता है और अगले 40 किलोमीटर किस गति से चलाने पर पूरी यात्रा की औसत 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए इसको बेसिक से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको बना रहे हैं। जब दूरी समान होता है, जब दूरी समान होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। जब दूरी समान हो तब औसत चाल जो होगा, जब दूरी समान हो तब, जब औसत चाल होगा वो क्या हो जाएगा, 2AB/A + B। जिसने बोलता है कि एक सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आया तो इसका औसत चाल निकालने के लिए 2 × 10 × 12 / 10 + 12 करते थे।
यहाँ क्या होता था, जितना दूरी गया उतना ही दूरी तो रिटर्न भी आया ना, यानी दूरी तो समान रहा। तो जब दूरी समान रहता है तब जो औसत चाल होता है वो 2ab/a+b उसका औसत चाल होता है। तो यहाँ पे दूरी तो दोनों जगह 40 किलोमीटर ही है। तो पहला गति 20 है, दूसरा गति को हम लोग x मान लेते हैं। तो इसका मतलब औसत चाल होगा 2 × 20 × x बटा 20 + x, ये औसत चाल आ जाएगा। और औसत चाल कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, यानी बराबर हम लोग 30 कर सकते हैं। ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 दूना 4x बराबर ये उधर जाएगा, तो यानी 60 + 3x, यानी ये 20 + x दोनों में 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4x में से 3x जाएगा तो x बराबर 60, यानी इसका मतलब जो औसत गति आएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो सेकेंड गति आएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब दूरी समान होगा तब औसत चाल होगा 2ab/a+b। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उसके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। तो यानी अगर वर्ग के भुजा का अनुपात a/b हो तो परिमाप का भी जो अनुपात होगा वो a/b ही होगा, और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो a²/b² होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:4 दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 दिया गया है। तो भुजा का क्या अनुपात होगा, भुजा या परिमाप दोनों का अनुपात सेम ही होता है। तो भुजा या परिमाप का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का अनुपात, इसका मतलब 1 किसका स्क्वायर होगा, 1 का ही स्क्वायर होगा, और 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब जो परिमाप या भुजा का अनुपात होगा 1:2, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और इसके आंतरिक वृत्त का परिधि 44 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज का परिमाप और आंतरिक वृत्त का बात करें तो इसका मतलब ये एक ही सवाल पे, एक ही फार्मूला पे बनेगा, वो क्या होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या। अंतःवृत्त का त्रिज्या वाले फार्मूला पे ही ये सवाल बनेगा। और अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, 2 × त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज का परिमाप। अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो 2 × त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज का परिमाप। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बता त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो बात तो दोनों सेम ही होता है। अर्ध परिमाप करेंगे तो बट्टा 2 करेंगे, यही 2 ऊपर चला जाता है। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, 2 × त्रिभुज का क्षेत्रफल बता त्रिभुज का परिमाप। इसी फार्मूला पे ये सवाल बनेगा। देखिए, आंतरिक वृत्त का परिधि अगर 44 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होता है, 2πr। ये किसके बराबर है, 44। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, r, यानी 2 × 22/7 × r बराबर 44। तो यानी 22 दूना 44 कट जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा त्रिज्या। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या 7 आ गया, बराबर 2 × त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निकालना है, और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है। तो यानी बट्टा 24, यानी 2 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में, और 12 × 7 यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 12 × 7 यानी 84 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि अंकित मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य 235 है तो छूट का दर क्या होगा। यानी 250 अंकित मूल्य है, 235 उसका विक्रय मूल्य है, तो हम लोग कितना का छूट दे रहे हैं, 15 रुपये का छूट दे रहे हैं। कितना पे, 250 पे × 100, ठीक है। 25 से काटेंगे तो ये 10 बार में, और 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में। तो 15 × 4 यानी 60/10 यानी 6% का छूट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक सूचीगत मूल्य 160 रुपये है, 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद 122.40 में बेचा जाता है तो पहली छूट 10% का, दूसरा छूट ज्ञात करें। जैसे 160 रुपये अंकित मूल्य है, अगर पहला हम 10% का छूट दिए तो इसका मतलब 90% पे बेचें। अगर दूसरा हम x% का छूट दिए इसका मतलब 100 - x/100 पे बेचें। जैसे यहाँ 90 कैसे आया, 100 - 10 करते थे, 10% छूट का मतलब क्या, 100 - 10। उसी तरह से यहाँ पे x% छूट का मतलब 100 - x। और ये दोनों छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होता है, 122.4 रुपया होता है, ठीक है। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो 122.4 रुपया होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखते हैं, ये 00 से ये 00 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, ठीक है।
4 2 6 2 8 1 9, यानी 9 का मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब 9 से कट जाएगा, यानी 9 1 9, फिर 9 3 27, 9 6 54, यानी 136। और 16 से कितना बार में, 16 से नहीं कट पाएगा, यानी 2 से काटते हैं, यानी 2 से 8 बार में, और ये 2 से 5 बार में कटेगा, और 8 से ये कितना बार में, 17 बार में कट जाएगा। तो 100 माइनस एक्स बटा 5, यानी ये 5 उधर जाएगा तो बराबर 85, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 85 इधर आएगा तो 15%। इसका मतलब जो दूसरा छूट होगा वो 15%, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक क्या होगा। यानी पहले व्युत्क्रम निकालना है ना, तो 3/4 का जो व्युत्क्रम होगा 4/3, 9/10 का व्युत्क्रम होगा 10/9, और 15/16 का व्युत्क्रम होगा 16/15 का HCF निकालना है। अगर भिन्न का HCF निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, ऊपर वाले का HCF ले लेंगे, तो 4, 10 और 16 का जो HCF आएगा वो 2 आएगा, और नीचे वाले का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। अगर LCM पूछता तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF लेते हैं, लेकिन HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाले का HCF ले लेंगे और नीचे वाले का LCM। 3, 9, 15 का जो LCM आएगा वो कितना हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा, यानी 45 इसका ये LCM आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन का जो HCF आएगा वो 2/45, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं, 31 के पावर 7.5 डिवाइड बाय, यानी ये डिवाइड का साइन है, 31 के पावर 3.2, 3/2 क्या लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब ये पॉइंट में है तो हम इसको भी पॉइंट में ही कन्वर्ट कर लिए, गुने 31 पावर -3 बराबर √31 पावर वाट। तो जब ये भाग में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं, यानी 7.5 - 1.5 करेंगे, क्योंकि ये दोनों भाग में है, बेस सेम रहने पर, भाग में रहने पर घटा देते हैं। और ये गुना में है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे पावर को, और पावर में क्या है -3, तो प्लस गुने माइनस -3 हो जाएगा, बराबर √31 के पावर x मान लीजिए। ठीक है, तो यानी 3 1 4, यानी 4.5 हो गया ये, और 7.5 में से 4.5 जाएगा, तो यानी 31 के पावर 3 बराबर, इस रूट को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हैं, रूट को हटा के, यानी 31 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2x। अब जब दोनों जगह बेस सेम हो तो हम लोग पावर को भी बराबर कर देंगे, यानी यहाँ दोनों बराबर, LHS और RHS में अगर बेस सेम हो तो पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है, यानी इसके पावर 3 है और इसके पावर 1/2x है, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई, यानी 6, यानी इसका जो आंसर होगा x का मान, यानी ये वाट के जगह पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिट बिजली उत्पादन करते हैं, और 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1800 यूनिट उत्पादन करने में कितना दिन लगेगा। तो टाइम एंड वर्क का जो 50% सवाल होगा वो इसी फार्मूला पे बन जाएगा, M1 गुने D1 गुने H1 बटा W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बटा W2। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऊपर में किसको रखेंगे, आदमी हो गया, समय हो गया, ये सब को हम ऊपर में लिखेंगे, और जो काम होगा यानी इनपुट जो हम लगाएंगे वो ऊपर में रहेगा, और आउटपुट जो आएगा वो नीचे में रहेगा। अब जैसे कभी कभी सवाल दे देगा कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, 20 मीटर ऊंचा एक दीवार को बनाता है, तो 18 मीटर लंबा ये आउटपुट है, काम है, तो इसको भी नीचे लिखेंगे। 15 मीटर चौड़ा आउटपुट है, काम है, इसको भी नीचे लिखेंगे। 20 मीटर ऊंचा ये काम है, इसको भी नीचे लिखेंगे। यानी जो आउटपुट होगा, यानी जो काम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और बाकी आदमी, समय, ये सब ऊपर आएगा। तो क्या चीज़, कितना आदमी है, पहला बार 30 आदमी है, 6 घंटे काम करके आवर 6 है, और 24 दिन में 1500 यूनिट बनाता है, यानी 1500 यूनिट मेरा काम है, तो 1500 का हम नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू दूसरा बार कितने, 18 व्यक्ति है, 8 घंटा काम करके कितना दिन में तय करें, हम मान लेते हैं कि एक दिन में कितना बिजली बनाएगा, 1800 बिजली बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये 00 से ये 00 कट जाएगा, ये 18 से 18 कट जाएगा, 15 से ये 15 से 2 बार में, और
2 से 4 बार में और 4 से 6 बार में, तो जो x बराबर आएगा 6 गुने 6 यानी 36 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सेम इस सवाल को भी इसी तरीके से बनाएंगे। m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2 वाले फार्मूला पे ही बनाएंगे। इसी फार्मूला पे हम लोग मैक्सिमम सवाल को टाइमर वर्क में बनाते हैं। जैसे 4 मेल और 6 बच्चा, पहला बार कितना आदमी है 4 मेल और 6 बच्चा कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में। ये किसके बराबर होगा 3 आदमी और 7 बच्चा यानी 3 मेल प्लस 7 में बच्चा यानी 7 चिल्ड्रेन कितना दिन में उस काम को कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। तो m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जो मेल और चिल्ड्रेन में रिलेशन निकाल लेंगे, यानी 2 से 4 बार में 2 से 5 बार में यानी कितना हो जाएगा 16 मैन प्लस 24 चिल्ड्रेन बराबर 15 मैन प्लस 35 चिल्ड्रेन। तो यानी 15 मैन इधर आएगा तो 1 मैन बराबर ये 11 चिल्ड्रेन। ये रिलेशन आ गया मेल और चिल्ड्रेन में। अब क्या चीज़ बोल रहे हैं केवल 20 बच्चा उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग यहाँ भी m1 d1 बराबर m2 d2 का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और m1 d1 में से हम या तो ये स्टेटमेंट में से एक ले लेंगे या फिर कोई ये एक स्टेटमेंट, इस दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लेंगे। ठीक है, अगर हम जैसे ये लेते हैं, जैसे पहला वाला स्टेटमेंट लेते हैं 4 मेल और 6 बच्चा किसी काम को कितना दिन में करता है 8 दिन में, यानी 4 मेल प्लस 6 चिल्ड्रेन वो किस काम को कितना दिन में करता है 8 दिन में। अगला बार क्या बोला 20 बच्चा यानी 20 जो चिल्ड्रेन है उसी काम को मान चलते हम लोग x दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ निकालना है x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे मेल और चिल्ड्रेन दोनों है, यहाँ पे केवल चिल्ड्रेन, तो हम लोग क्या करेंगे इसको चिल्ड्रेन में बदल देंगे। अगर 1 मेल बराबर 11 चिल्ड्रेन तो 4 मेल बराबर 44 चिल्ड्रेन, यानी 44 प्लस 6 यानी ये मिला के 50 चिल्ड्रेन हो जाएगा, यानी 50 गुने 8 बराबर 20 गुने x। दोनों बगल से चिल्ड्रेन और चिल्ड्रेन कट जाएगा, यानी ये 0 से 0 कट गया 2 से 4 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20 दिन। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम इस सवाल को m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2 फार्मूला पे बना लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में चौगुनी होगी। तो इसका जो हम हमेशा ट्रिक याद रखेंगे, इसका ट्रिक बता देते हैं। यानी m2 - 1 यानी दूसरा बार जितना गुना हो रहा है उतना -1 बटा m1 - 1 यानी पहला बार जितना गुना हो रहा है उसमें से 1 घटा देंगे गुना टाइम। ठीक है, जैसे ये m2 मतलब दूसरा बार कितना से गुना हो रहा है और ये m1 मतलब पहला बार कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरा बार चौगुना बोला है यानी 4 में से 1 घटा देंगे डिवाइड बाय, और पहला बार कितना गुना 2 गुना तो 2 में से 1 घटा देंगे गुना, और समय कितना दिया गया है 5 दिया गया 5 वर्ष तो 5 यानी 4 में से 1 गया 3 गुने और नीचे 1 आ जाएगा तो 1 से कोई मतलब नहीं, यानी 3 गुने 5 यानी 15 वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। यानी 3 गुना 6 7/2% और 3 3 1 10/3%। अगर हम 7/2% से 10/3% छूट कर देते हैं बिक्री घटा के तो अंतर कितना का आ जाता है 12,102 का। तो क्या चीज़ पूछ रहा है 12,102 की खरीद पर कितना का अंतर आएगा, यानी अगर हम 7/2% से 10/3% कर देते हैं, नहीं घटा कर देते हैं छूट को, तो इस 12,102 रुपये के वस्तु में कितना का अंतर आएगा, यही सवाल है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जो परसेंटेज छूट है इसमें कितना का अंतर आ रहा है, यानी इस दोनों का में कितना का अंतर है, यानी 7 × 21 और 10 × 20, 21 में से 20 गया तो 1/3 6% का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 12,102 का कितना परसेंट का 1/6%, और परसेंट के बदले में 00 आ जाएगा, निकाल लेंगे। यानी अगर हम यहाँ पे 1 से 100 बार में यानी 6 से 100 बार में और 6 दूना 12 और 0 6 × 6 6 7 42 यानी 2017/100 यानी 20.17 रुपया का अंतर आएगा। पहले हम लोग निकालिए कि परसेंटेज में कितना का अंतर आ रहा है, परसेंटेज में 1/6% का अंतर आ रहा है, तो 12,102 का 1/6% निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं
यदि बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है, आरंभ में आधी दूरी 22 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पूरी करती है और आधी दूरी 26 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पूरी करती है, तो दूरी ज्ञात करें। यानी टोटल दूरी हम लोग 2x मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, 2x मान लेते हैं। 2x इसलिए माने ताकि उसका आधा करने में सुविधा हो। ठीक है, अगर टोटल 2x मानेंगे तो आधा दूरी कितना हो जाएगा, x, और x दूरी को किस रफ्तार से चला, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। फिर आधा दूरी कितना बचेगा, x, इसको किस रफ्तार से चला, 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। और ये दोनों समय मिलकर कितना समय ले रहा है, 12 घंटा। ये तो दूरी बट्टा चाल यानी समय निकल जाएगा, और यहाँ भी दूरी बट्टा चाल ये भी समय निकलेगा, और ये दोनों समय मिला के कितना समय ले रहा है, 12 घंटा ले रहा है। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा एलसीएम लेने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। तो कुछ नहीं करना है, हम देख लेंगे 22 से और 26 से कटने वाला कौन सा ऐसा ऑप्शन है। अगर 22 और 26 से कटने वाला एक ही ऑप्शन मिलता है तो हम डायरेक्ट उस आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। यानी 22 का क्या मतलब है, 2 गुने 11, यानी 11 से जो कटेगा वो 22 से भी कटेगा, 11 और 2 से जो कटेगा वो 22 से भी कटेगा। तो 11 से कटने वाला कौन है, 280 तो 11 से कटेगा नहीं, 284 11 से कटेगा नहीं, 4 2 6 और 8 कटेगा नहीं, 8 2 10 और 8 अंतर 2 का आ रहा है, यानी ये भी नहीं कटेगा। 6 2 8 और 8 यानी 11 से ये कट रहा है, तो यानी ये ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। अगर 26 से चेक करें तो 2 गुने 13, यानी जो संख्या 13 और 2 से कटेगा वो संख्या 26 से भी कटेगा। तो क्या 13 से पॉसिबल, 13 दूना 26, 2 बचेगा, 13 दूना 26, यानी 26 से ये 13 से ये 22 बार में कट रहे हैं, तो इसका मतलब 26 से भी कट रहा है और 22 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का सवाल आए तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ले लेंगे, वहाँ पे ऑप्शन से हम लोग वहाँ पे काम चलाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट लगता है। यानी पैदल गया और सवारी से आया, पैदल को P मान लेते हैं, सवारी को S मान लेते हैं, तो कितना लगा, 6 घंटा 30 मिनट। ठीक है, दोनों तरफ सवारी से जाता है तो 2 घंटा 10 मिनट बच जाता है, यानी सवारी से जाता है और सवारी से आता है तो क्या होता है, 2 घंटा 10 मिनट बच जाता है। 2 घंटा 10 मिनट बच जाता है, इसका मतलब 4 घंटा 20 मिनट लगता है। पहले 6 घंटा 30 मिनट लगता था, 2 घंटा 10 मिनट बच जाता है, तो इसका मतलब 4 घंटा और 30 में से 10 गया 20 मिनट लगता है। तो क्या चीज़ बोला, दोनों बगल पैदल जाने पर उसको कितना समय, पैदल जाएगा और पैदल आएगा तो उसको कितना समय लगेगा। इसका मतलब हमें 2p का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे 2s दिया गया है 2s, तो हमें 2p का वैल्यू निकाल। तो हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण है इसको 2 से गुना कर देते हैं, यानी 2p + 2s बराबर 12 घंटा 60 मिनट। 2 से गुना करेंगे तो दोनों बगल में गुना होगा, यानी इसको अगर हम 2 से गुना किए तो 2p + 2s 12 घंटा 60 मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2p और 2s में से अगर हम लोग 2s को घटा देंगे तो ये 2p का बच जाएगा, यानी 12 घंटा 60 मिनट में से अगर 4 घंटा 20 मिनट घटा देंगे तो 2p आ जाएगा। 12 घंटा में से 4 घंटा जाएगा तो 8 घंटा, 60 मिनट में से 20 मिनट जाएगा तो यानी 40 मिनट। इसका मतलब दोनों बगल अगर पैदल चलता है तो 8 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो अगली बार से जब भी सवाल आए कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो टाइम रहेगा उसको 2 से गुना करके नीचे वाला टाइम को घटा देना है, तो हमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाता है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज का दर कितना होगा। देखिए इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये समझने वाला सवाल है। जैसे 2 वर्ष के अंत में, 2 ईयर के अंत में कितना रुपये हो जाती है, यानी 2250। ये 2250 में क्या होगा, अमाउंट यानी जो राशि हो जाती है उसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यानी इस 2250 में क्या शामिल होगा, मूलधन भी शामिल होगा और साथ ही साथ 2 ईयर का ब्याज भी शामिल होगा। ठीक है, 5 वर्ष के अंत में 2650 रुपया हो जाती है, 5 ईयर में 2625 रुपया हो जाती है। इस 2625 में क्या शामिल होगा, यानी मूलधन भी शामिल होगा और साथ ही साथ 5 ईयर का ब्याज भी शामिल होगा।
यानी 2625 रुपये हो जाता है। इसका मतलब 2625 अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाएगा। और मिश्रधन में क्या क्या शामिल रहता है, मूलधन और ब्याज दोनों शामिल रहता है। अगर हम इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये मूलधन कट जाएगा। 5 ईयर के ब्याज में से 2 ईयर का ब्याज माइनस होगा तो 3 ईयर का ब्याज पता चल जाएगा। अगर इस दोनों को माइनस करेंगे तो मूलधन और मूलधन कट जाएगा। 5 ईयर के ब्याज में से 2 ईयर का ब्याज माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब 3 ईयर का ब्याज आएगा। और 3 ईयर का ब्याज कितना है, 5, 7 5 12 और 3 2 5 375। जब 3 ईयर का ब्याज 375 तो 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 125। ठीक है। अब 1 ईयर का ब्याज लाने के बाद क्या करना है, इस दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेना है। तो हम 2 ईयर वाला एक इक्वेशन ले लेते हैं। जब 1 ईयर का ब्याज 125 तो 2 ईयर का जो ब्याज आएगा वो कितना हो जाएगा, 125 गुने 2 यानी 250। 2 ईयर का ब्याज 250 है। अगर इस 2250 में से हम 2 ईयर का ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा, यानी 2250 में से अगर हम 2 ईयर का ब्याज को माइनस कर देंगे तो यानी मूलधन 2000 रुपये आ जाएगा। और टाइम मेरे पास कितना दिया गया है, 2 ईयर दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में टाइम 2 ईयर है। तो हमें क्या निकालना है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। हमारे पास सब कुछ पता चल गया है तो हम लोग दर अब इजीली निकाल सकते हैं। यानी ब्याज कितना दिया गया है, 250 गुने 100 बटा मूलधन कितना दिया गया है, 2000 गुने समय 2। ठीक है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 25/4 आया, यानी 6.25%। यानी जो दर आएगा वो 6.25% आएगा। ये सवाल को अच्छे से एक बार फिर से देख लेना है ये, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या बोला, नीचे दिए ग्राफ में एक स्थावर संपदा एजेंट द्वारा वर्ष के पहले 6 महीने में प्रति माह बेचे गए मकानों की संख्या दर्शाई गई। किन 2 महीने के बीच बिक्री सबसे अधिक बढ़ी है। यानी कौन सा ऐसा 2 महीना है जिसमें बिक्री अधिक बढ़ी है। तो यहाँ पे प्रतिशत ने बोला बिक्री प्रतिशत सबसे अधिक बढ़ी है। तो हम अगर देखें अप्रैल से मई में, तो अप्रैल से मई में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 0 का वृद्धि हुआ है। मई से जून में देखें, यानी मई से जून में यानी 7 से 8 गया है, यानी ये 7 था और 7 से 8 गया, यानी इसका मतलब 1 बढ़ा है मई से जून में। जनवरी से फरवरी देखें तो इसमें तो डाउन ही हो गया, यानी 6 से 5 ये तो डाउन ही हो गया, इसमें तो कोई वृद्धि नहीं हुई, ये भी ऑप्शन खत्म। मार्च से अप्रैल देखें, यानी मार्च से अप्रैल यानी लगभग 3 से 7 यानी 4 का वृद्धि हुआ। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ, मार्च से अप्रैल। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है, कौन से 2 खर्च मिलकर केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कहने का मतलब है 108 डिग्री कितना में बोल रहा है, 360 में बोला जा रहा है। यानी 360 में अगर 108 डिग्री कोण बनाएगा तो ये 100 में कितना डिग्री कोण बना, 100 में कितना % कोण बनाएगा। कहने का मतलब है कि क्या चीज़ बोला, कौन से 2 खर्च मिलाकर चित्र में के केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी टोटल तो 360 डिग्री होगा, यानी 108 डिग्री 360 में अगर बनाएगा तो प्रतिशत में कितना बनाएगा, गुने 100 निकालेंगे, यानी 0 से 0 कट जाएगा। और 36 से 3 बार में, इसका मतलब 30%। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कोण में 108 होगा वो प्रतिशत में 30 होगा। तो प्रतिशत में 30 कौन सा मिलकर हो रहा है, AD अगर जोड़ेंगे तो A में कितना है 20 और D में 10, यानी 20 10 30, यानी प्रतिशत में 30 ऑप्शन नंबर A हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगर DE लेते हैं, D 10 और E 15, 15 10 25 हो जाएगा, 30 नहीं पूरा हो रहा है। AE लेते हैं तो A में कितना है 20 और E में 15 35 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। BE लेते हैं, BE तो B में 25 और E में 15, ये तो 40 हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 30% A और D मिलकर हो रहा है। इसका मतलब प्रतिशत में अगर 30 बना रहा है तो केंद्रीय कोण में 108 बनाएगा, A और D मिलकर। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। हम लोग इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक कि एग्ज़ाम होता है तब तक ये सीरीज़ चलते रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग भी BSSC का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो अगर मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको अपने ग्रुप में ज़रूर शामिल कीजिएगा। जो ग्रुप का लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।